बैठे बैठे काफी समय गुजर गया, पर उस तहखाने की ओर कोई ना आया। अब बच्चों को वहां घुटन महसूस होने लगी थी। सीलन की तीव्र गंध ने उन्हें पहले से ही परेशान कर रखा था। सहसा सुनीता सिर थाम कर हाफने लगी। मेरा सिर चकरा रहा है, यहाँ तो मेरा दम ही घुट जाएगा। वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली। उसे सांस लेने में परेशानी होती देख विजय चिंतित हो उठा। वो बाहर निकलने के उपाय सोचने लगा। सुनीता की दशा और खराब होने लगी थी। वो मुंह खोलकर गहरी गहरी सांसें भरने लगी थी। विजय ने तेजी से दिमाग दौड़ाया। इस संकट की घड़ी में बाहर निकलने की एकमात्र आशा के रूप में उसकी निगाहें तहखाने की दीवार में लगी जंजीरों पर टिक गई। पर तहखाने की दीवार पर लगी जंजीरें तहखाने के द्वार से काफी नीचे व दूर थी। उन पर चढ़कर ऊपर तक पहुंचना काफी जोखिम का काम था। इन्हीं से काम बनाना होगा, वो आशा से बोला और जंजीर के करीब जाकर उसे खींचकर देखने लगा। जंजीर में बुरी तरह से जंग लगा था। उम्मीद है ये जंग लगी जंजीर मेरा भार तो सहन कर ही लेगी। कहते हुए उसने एक रुमाल निकाला और उसे अपनी हथेली पर लपेट लिया। उसने अजय से भी उसका रुमाल मांगकर अपनी दूसरी हथेली पर लपेट लिया। अब उसे जंग की रगड़ लगने का खतरा ना था। ये तुम क्या करने की सोच रहे हो? कहीं तुम्हारा इरादा इस जंजीर पर चढ़ने का तो नहीं है? अजय ने चिंतित स्वर में पूछा। विजय ने हाँ में सिर हिलाया। पागल हो गए हो क्या? ये जंजीरें तो तहखाने के द्वार से काफी नीचे और हटकर हैं। ऊपर तक कैसे पहुंचोगे? अजय उसे रोकने की कोशिश करता हुआ बोला। मुझे इसी से प्रयास करना होगा, इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं। विजय उसे टॉर्च थमाता हुआ बोला। फिर उसने अपने जूते उतारे। विजय ने एक गहरी सांस भरी और जंजीर को पकड़कर संतुलन बनाते हुए उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। शुरू में एक दो बार फिसलने के बाद उसने संतुलन बना लिया और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में वो जंजीर के ऊपरी छोर तक पहुंच गया। उसने जंजीर से पांव हटाकर दीवार पर जगह जगह बने छल्लों में से एक में अपना पांव फंसाया और हाथों से दीवार पर लगे हुक को थाम लिया। अब वो किसी जोक की भांति दीवार से चिपका था। तहखाने का द्वार अब उसके ऊपर बाईं तरफ कुछ फुट दूर था। द्वार के नीचे बनी वो पत्थर की सीढ़ी ऊंचाई पर 2-3 हाथ की दूरी पर थी। वहां तक पहुंचने का अब एक ही तरीका शेष था और वो था वहां तक एक सधी हुई छलांग। पर दीवार पर चिपके चिपके हवा में छलांग लगाना कोई हंसी खेल ना था। ये घातक सिद्ध हो सकता था। यदि विजय उस सीढ़ी तक ना पहुंच पाता तो नीचे गिरकर बुरी तरह से घायल हो सकता था। पर उसने ये जोखिम उठाने का फैसला किया। उसने प्रयास कर अपने शरीर को बाईं तरफ मोड़ा। अब उसका मुंह तहखाने के द्वार के नीचे बनी एकमात्र सीढ़ी की तरफ था। उसने सिर उठाकर अपनी और सीढ़ी की दूरी का अंदाजा लगाया। फिर वह शरीर का संतुलन बनाते हुए कूदने को तैयार हुआ। नीचे खड़े अजय सुनीता उसका मंतव्य समझ गए। उसे रोकना चाहा पर तब तक देर हो चुकी थी। पलक झपकते ही विजय ने अपने हाथों में पकड़े छल्ले को छोड़ा और पैरों को सहारा दिए हुक पर जोर डालते हुए किसी चीते की भांति सीढ़ी की ओर उछाल लगाई। अजय सुनीता की आंखें भय से बंद हो गई। अब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने विजय को भयावह तरीके से सीढ़ी के अंतिम छोर से लटका पाया। विजय! वे भय के मारे चीख पड़े। विजय असंतुलित होकर हवा में झूल रहा था, पर उसने अपना हाथ सीढ़ी के सिरे पर मजबूती से जमाए रखा। कुछ देर तक ऐसे ही हवा में लटकने के बाद उसने अपनी शक्ति समेटी और हाथों के बल ऊपर उठने का प्रयास किया। थोड़े प्रयास के बाद वो सीढ़ी के ऊपर पहुंचने में सफल हो गया। विजय तुम ठीक तो हो ना? अजय सुनीता ने चिंतित स्वर में पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूं, उसने हाफते हुए कहा। सुनकर अजय सुनीता ने चैन की सांस ली। कुछ पल सीढ़ी पर दम लेने के बाद विजय उठ खड़ा हुआ। चबूतरे की दीवार को पार कर वो कोठरी में जा पहुंचा। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसकी निगाह दीवार के सहारे खड़ी सीढ़ी पर जा टिकी। सीढ़ी को वहां पाकर उसे घोर आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत उस सीढ़ी को उठाकर नीचे तहखाने की दीवार से लगाया और अजय सुनीता को पुकारा।
दोनों उसके जूते लेकर तुरंत सीढ़ी से ऊपर चढ़ाए और गहरी गहरी सांसें भरने लगे। ये सीढ़ी कहाँ मिली? थोड़ा संयत होने पर उन्होंने पूछा। इसी कोठरी में रखी थी। विजय अपने जूते पहनते हुए बोला। उसके चेहरे से लग रहा था कि मानो कोई बात उसे परेशान कर रही हो। शुक्र है कि तुम ऊपर आने में सफल हो गए, वरना प्रोफेसर ने तो हमें मारने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। अजय उसके जोखिमपूर्ण प्रयास की प्रशंसा करते हुए बोला। देखो, प्रोफेसर या जिस किसी ने भी ये काम किया है, उसका मकसद हमें मारना नहीं था। विजय सोचपूर्ण मुद्रा में बोला। तुम ये कैसे कह सकते हो? अजय ने तुरंत प्रतिवाद किया। अगर उसने हमें मारना ही होता तो वो सीढ़ी हटाने के बाद तहखाने के द्वार का ऊपरी पत्थर भी अवश्य लगाता। ऐसी दशा में हम भूख प्यास या दम घुटने से मर जाते और किसी को हमारा पता तक नहीं चलता। विजय ने तर्क देकर कहा। हो सकता है कि उसे विश्वास रहा हो कि हम लोग बिना सीढ़ी के ऊपर तक नहीं चढ़ पाएंगे, इसीलिए उसने पत्थर लगाने की जहमत ना उठाई हो। अब तक चुप खड़ी उनकी बातें सुन रही सुनीता ने अपना विचार रखा। नहीं, वो तहखाने का द्वार खुला रखने की भूल कभी नहीं करता। ऐसी दशा में तो हमें ढूंढने आने वाला हमें अवश्य ही ढूंढ निकालता। फिर उसने सीढ़ी भी यहीं पर रख छोड़ी। विजय ने अपनी बात पर जोर देकर कहा। तो फिर प्रोफेसर ने ऐसा क्यों किया? सुनीता असमंजस से बोली। यही बात तो मुझे परेशान कर रही है। शायद वो हमें डराना चाहता हो। विजय गहरी सोच में डूबा हुआ बोला। मगर क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम उसके काम में दखल दें। विजय ठंडे स्वर में बोला। पर हम डर कर चुप नहीं बैठने वाले। मैं उस प्रोफेसर को ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी जाकर पिताजी से उसकी शिकायत करती हूँ, वे उसकी अच्छी खबर लेंगे। सुनीता आवेश में बोली। नहीं सुनीता, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। विजय उसे रोकता हुआ बोला। हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह काम प्रोफेसर या उसके सहयोगी का ही है। पर विजय, तुम ये अच्छी तरह से जानती हो कि यह काम प्रोफेसर का ही है। केवल उसी को इस तहखाने के बारे में पता था। सुनीता उसे याद दिलाती हुई बोली। हाँ सुनीता, मैं ये मानता हूं कि यह काम उसी का है, पर बिना किसी सबूत के उस पर आरोप लगाना व्यर्थ है। प्रोफेसर इस काम में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर देगा। विजय उसे समझाता हुआ बोला। पर हम प्रोफेसर को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ तो करना ही होगा। अजय गुस्से से बोला। सुनीता ने उसकी बात का समर्थन किया। देखो, कोई शरारतपूर्ण या तोड़फोड़ करने वाली कार्यवाही उचित नहीं होगी। प्रोफेसर के इस काम का बदला लेने का मेरे पास एक अच्छा और सही तरीका है। विजय उनके गुस्से को शांत करने का प्रयास करता हुआ बोला। वो क्या? दोनों ने सवालिया निगाहों से उससे पूछा। प्रोफेसर को यकीन है कि इस किले में खजाना छिपा है। हो सकता है कि वो खजाना खोजकर इसे सरकार को सौंपकर नाम और प्रसिद्धि पाना चाहता हो, या फिर वो खुद ही इसे हड़पने की फिराक में हो। पर वो ये कदापि नहीं चाहता कि कोई उससे पहले खजाना खोजकर उसकी परसों की मेहनत पर पानी फेर दे। कहकर विजय चुप हुआ। तुम कहना क्या चाहते हो? दोनों ने असमंजस से पूछा। प्रोफेसर को मात देने का सबसे सही तरीका यही है कि हम उससे पहले छिपे खजाने को खोज निकालें। उसने सकारात्मक राह सुझाई। बात अजय और सुनीता की समझ में आ गई। बच्चे जब दोपहर ढले घर पहुंचे तो उन्होंने प्रोफेसर को अपने घर से निकलते पाया। वे चकित रह गए। प्रोफेसर भी उन्हें देखकर चौंक उठा, जैसे उन्हें वहां देखने की उसे उम्मीद ना रही हो। उसने अपना वो सिगार जिसे वो सुलगाना चाहता था वापस जेब में रख लिया और तेजी से वहां से चला गया। अजय उससे कुछ कहना चाहता था, पर विजय ने इशारे से उसे रोक दिया। बच्चे लपक कर घर के अंदर पहुंचे। अजय के चाचा चाची बाहर के कमरे में बैठे थे। उनके चेहरे गुस्से से तमतमा रहे थे। ये प्रोफेसर यहाँ क्यों आया था? सुनीता ने असमंजस से पूछा। पहले ये बताओ कि कल तुम लोग प्रोफेसर के तंबू में चोरी से क्यों घुसे? उसके पिता ने क्रोधित स्वर में पूछा। वो तो हम प्रोफेसर से मिलने गए थे। जब वे वहां नहीं मिले तो हम लोग तंबू में बैठकर उनका इंतजार करने लगे। सुनीता बात बनाते हुए बोली। प्रोफेसर कह रहा था कि उसके जरूरी कागजात उल्टे पलटे हुए थे। वे डांटते हुए बोले। हम तो सिर्फ किताबें देख रहे थे। अजय ने झूठी सफाई दी। जो भी हो, पर अब से तुम लोग प्रोफेसर के तंबुओं के पास बिल्कुल नहीं जाओगे।
उसके चाचा ने कहा और नाराजगी से कमरे के बाहर निकल गए। उसकी चाची उनके पास आकर समझाती हुई बोली, देखो देखो, हम नहीं चाहते कि कोई फिर तुम्हारी शिकायत लेकर इधर आए, समझ रहे हो ना? आगे से ऐसा नहीं होगा। बच्चों ने लज्जित भाव से कहा। फिर तीनों सिर झुकाकर अपने कमरे में आ गए। ये प्रोफेसर तो बड़ा काइया आदमी निकला, हमें वहां तकाने में फंसाकर उल्टे यहां हमारी शिकायत करने आ धमका। सुनीता उसे कोसती हुई बोली, मैं तो विजय के कारण चुप रह गया, वरना अगर प्रोफेसर की करतूत चाचा को बता देता तो उसकी खैर नहीं थी। अजय गुस्से से उबलता हुआ बोला, कोई फायदा नहीं होता, प्रोफेसर ने गांव में अच्छी इज्जत बना रखी है, तुम्हारे चाचा इस वक्त हमारी बात पर यकीन नहीं करते। विजय उन्हें समझाता हुआ बोला, वैसे भी इन बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, असली बात तो खजाने को ढूंढ निकालने की है। अब तो हमें हर हालत में खजाने का पता लगाना होगा, तभी प्रोफेसर के इन कामों का बदला चुक सकेगा। विजय ने दृढ़ स्वर में कहा, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। अजय और सुनीता ने उसके स्वर में स्वर मिलाया। हमें प्रोफेसर से डर जाने का अभिनय करते हुए उससे दूर रहना होगा और उसकी नजरें बचाकर खोज कार्य करना होगा। विजय उन्हें अपनी योजना बताते हुए बोला, अगर हम यूं ही उसके आगे पीछे लगे रहेंगे तो वो चिढ़कर कुछ गलत कदम भी उठा सकता है, जिससे हमारा काम और कठिन हो जाएगा। विजय काफी देर तक उन्हें समझाता रहा। योजना अनुसार उन्होंने फिर प्रोफेसर के तंबुओं की ओर रुख नहीं किया। वे प्रोफेसर की नजरें बचाकर किले व उसके आसपास खोजबीन करने लगे। प्रोफेसर से फिर उनकी बातचीत ना हुई। विजय ने अजय और सुनीता के साथ गांव व उसके आसपास के इलाकों में जाकर वहां के पुराने जानकार लोगों से राजा करकपाल व उसकी पहेली के विषय में चर्चा की और जानकारी जुटाने का प्रयास किया। कई दिनों की गहन जांच पड़ताल के बाद भी उनके हाथ कोई महत्वपूर्ण सुराग ना लग सका। अजय और सुनीता निराश होने लगे थे, पर विजय निराश ना हुआ। उसने प्रतिज्ञा की कि वो खजाने को ढूंढ कर ही दम लेगा। स्कूल की छुट्टियां भी खत्म होने को थी, पर उसने अपनी खोज जारी रखी। एक दोपहर वो अजय और सुनीता के साथ किले के पिछले नदी वाले छोर पर बैठा था। किले की दीवार के साथ साथ नदी कलकल करती हुई बह रही थी। उसने देखा कि वास्तव में नदी किले के समांतर कुछ दूरी पर बह रही थी, जिसे बड़े यत्न से पत्थरों से बनी एक मजबूत चौड़ी नहर से जोड़कर किले की दीवार के नजदीक लाया गया था। नदी का पानी कुछ दूर तक इस नहर द्वारा किले की दीवार के साथ साथ बहकर फिर आगे जाकर पुनः मुख्य धारा में मिल जाता था। विजय को यह व्यवस्था बड़ी अटपटी लगी। उसने इसका जिक्र अजय सुनीता से करते हुए असमंजस से कहा, जब नदी का पानी आगे जाकर वापस नदी में मिलाना ही था तो पत्थरों की नहर द्वारा पानी काटकर किले की दीवार के साथ बहाने की आवश्यकता ही क्या थी? अरे, दुश्मन किले की दीवार पर ना चढ़ सके, इसीलिए नदी के पानी को दीवार के साथ बहाया गया होगा। अजय ने विचार रखा। नहीं, अगर किले की सुरक्षा का ही ख्याल होता तो नदी को पूरे किले की दीवार के साथ साथ बहाया जाता, केवल इसी स्थान पर ही नहीं। दुश्मन थोड़ा आगे से जहां पर नदी दीवार के साथ साथ नहीं बहती, वहां से भी तो किले पर चढ़ सकता है। विजय ने उसके विचार का खंडन करते हुए कहा, यह भी तो हो सकता है कि किले में पानी की आपूर्ति करने के लिए व्यवस्था बनाई गई हो। सुनीता ने तर्क दिया, जब किले में पानी की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति हेतु वो विशाल बावड़ी बनी है, तो फिर इस व्यवस्था की क्या आवश्यकता? और फिर युद्ध आदि संकट की स्थिति में किले के बाहर इस खुले स्थान में पानी भरना भी तो संभव नहीं है। विजय ने अपना नजरिया रखा। सुनकर अजय सुनीता चुप हो गए। उन्हें विजय की बात ठीक जान पड़ी। तो फिर ऐसा क्यों किया गया होगा? कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने असमंजस से पूछा, यही तो मुझे पता लगाना है। विजय सोच में डूबा हुआ बोला। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद सहसा वह उठ खड़ा हुआ और किले के उस हिस्से की ओर बढ़ा। तुम क्या करने की सोच रहे हो? अजय सुनीता ने व्याग्रता से पूछा। यहां किनारे पर बैठने से कुछ नहीं होने वाला। इस रहस्य का पता लगाने के लिए मुझे पानी के भीतर जाना ही होगा।
विजय ने नदी के जल को देखते हुए कहा। पानी के भीतर? अजय सुनीता आश्चर्य से बोले। विजय सुनो तो, क्या पता यहाँ पानी कितना गहरा हो। उन्होंने उसे रोकना चाहा। घबराओ नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आया। विजय अपनी कमीज और जूते उतारता हुआ बोला। नदी किनारे पत्थरों की दीवार पर खड़े होकर विजय ने गहरी सांस भरी और पानी में गोता लगाया। छपाक की ध्वनि हुई और विजय पानी के भीतर था। पानी का बहाव तेज था जो उसे नीचे की ओर बहाए ले जा रहा था। उसने आंखें खोलकर पानी से छन कर सूरज के आते प्रकाश में देखा। किले के मटमैली दीवार के साथ साथ कुछ बेलें लटक रही थी। उसने लपक कर उन बेलों को पकड़ लिया और किले की दीवार के साथ चिपक गया। वो आंखें फाड़ फाड़ कर दीवारों को देखने का प्रयास करने लगा। जब उसकी सांस टूटने लगी तो वो उन बेलों को पकड़कर ऊपर आ गया। उसने फिर सांस भरी और पुनः डुबकी लगाई। अजय सुनीता दम साधे उसके कार्यकलापों को देख रहे थे। वो बार बार सांस भरता और फिर नई जगह गोता लगाकर किले की दीवारों को टटोलता। उसके इस प्रकार कार्य में लगे काफी देर हो गई, पर उसके हाथ कुछ सूत्र ना लग सका। दोपहर भी ढलने को थी। विजय बस करो, बाकी खोजबीन कल करना। ज्यादा देर पानी में रहने से तुम बीमार पड़ जाओगे। सुनीता किनारे से चिल्लाई। बस एक प्रयास और, विजय बोला। उसने एक गहरी सांस अपने फेफड़ों में भरी और पानी में गोता लगाया। इस बार वो अपने हाथ को किले के दीवार के साथ साथ छुआते हुए नीचे की ओर चला। कुछ नीचे बहने पर सहसा एक स्थान पर वो नदी के मुख्य धारा के साथ बहने के बजाय पानी की एक तीव्र के साथ दीवार में कहीं अंदर की ओर मुड़ गया। उस स्थान पर दीवार टूटी हुई थी। पानी का तेज बहाव उसे अंदर बहा कर ले गया। ये तो पानी के अंदर कोई सुरंग लगती है, विजय बुदबुदाया। सुरंग में गहन अंधेरा था, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने तेजी से हाथ पैर चलाए, किंतु वो सुरंग खत्म होने को ही नहीं आ रही थी। सुरंग में पानी ऊपर तक भरा था। विजय का दम अब टूटने लगा था। वापस नदी तक लौटना भी अब संभव ना था। उसके हाथ पांव शिथिल पड़ने लगे। क्या मौत यहीं लिखी है? उसके दिमाग में विचार कौन था? उसने इस विचार को झटकते हुए अपनी पूरी शक्ति लगाते हुए हाथ पैर चलाए। उसकी सांस टूटने ही वाली थी कि सहसा एक स्थान पर उसका सिर पानी से बाहर निकल आया। उस स्थान पर सुरंग की छत कुछ ऊंची थी। उसने प्रकृति का शुक्रिया अदा करते हुए गहरी गहरी सांस भरी। उस वक्त वहां की सीलन युक्त हवा भी उसके लिए इत्र के समान थी। कुछ देर तक ऐसे ही सांस भरने पर उसके होश ठिकाने आए। किले की दीवार के नीचे एक सुरंग होने के बारे में सोचकर वो रोमांचित हो उठा। वो सुरंग में आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ने पर सुरंग का पानी कम हो रहा था। अब विजय अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था। पानी उसकी कमर तक ही आ रहा था। विजय कुछ देर तक सुरंग में आगे चलता रहा, पर उसके छोर का कहीं पता ना था। चारों ओर गहन अंधकार छाए होने से वो कुछ भी देखने में असमर्थ था। पता नहीं ये सुरंग कितनी लंबी हो, और फिर इस अंधेरे में कुछ देखना भी तो संभव नहीं। उधर अजय और सुनीता भी चिंतित होंगे, विजय ने सोचा और फिर वापस लौटने का फैसला किया। विजय ने सुरंग के मुहाने से निकलकर जब नदी से ऊपर सिर निकाला तो उसे नदी में उतरे अजय और सुनीता दिखाई दिए, जो बार बार डुबकी लगाकर उसी को खोज रहे थे। विजय को सुरक्षित देखते ही उनके निराश चेहरे खुशी से खिल उठे। विजय! वे प्रसन्नता से चीखे। तुमने तो चिंता से हमारी जान ही निकाल दी थी। तुम 10 मिनट पानी के अंदर कैसे रहे? अजय ने आश्चर्य से पूछा। पहले हम नदी से बाहर तो निकले, फिर सब बताता हूँ। विजय नदी किनारे पत्थरों पर लेट गया और गहरी सांसें भरने लगा। अजय सुनीता व्याकुलता से उसके बोलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ देर दम साधने के बाद वो बोला, मैंने पानी के नीचे किले की दीवार पर बनी एक सुरंग खोज निकाली है। क्या? क्या कहा सुरंग?
अजय सुनीता विस्मय से बोले। हाँ। विजय उन्हें विश्वास दिलाता हुआ बोला। पर ये सुरंग जाती कहाँ है? अजय ने व्याग्रता से पूछा। ठीक से कह नहीं सकता, अंदर खूब अंधेरा होने की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं भी केवल कुछ ही दूरी तक सुरंग में जा पाया, पर यह किले के अंदर ही अंदर कहीं जाती प्रतीत होती है। विजय बोला। पर सुरंग में तो पानी भरा होगा, तुम एक सांस में वहां तक कैसे चले गए? सुनीता ने हैरानी से पूछा। सुरंग का मुहाना छोटा है और अंदर कुछ दूरी तक इसमें ऊपर तक पानी भरा है, पर आगे चलकर सुरंग की छत काफ़ी ऊंची है और पानी भी कमर तक ही रह जाता है। वहां पर सांस लेने योग्य हवा मौजूद है, विजय ने जानकारी दी। आखिर ये सुरंग कहीं तो निकलती होगी। सुनीता उत्सुकता से बोली। इसका पता लगाने के लिए तो हमें इसमें चलकर देखना होगा, विजय बोला। क्या मैं भी सुरंग के अंदर देखूं? अजय ने कौतूहल से पूछा। अभी रहने दो, इसमें घुसने से पूर्व हमें कुछ तैयारियां करनी होगी। कल हम जब पूरी तैयारी के साथ आएंगे तभी अंदर जाना उचित होगा, विजय ने समझाया। अजय मन मसोस कर रह गया। सबसे पहले हमें सुरंग के अंदर देखने के लिए प्रकाश की व्यवस्था करनी होगी, विजय बोला। पर पानी के अंदर तो टॉर्च बेकार हो जाएगी, अजय ने ध्यान दिलाया। और इस गांव में तो दूर आसपास के किसी कस्बे में भी वाटरप्रूफ टॉर्च नहीं मिलती। सुनीता हताशा से बोली। जहां चाह वहां राह, उसका भी कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा, विजय अपनी कमीज पहनता हुआ बोला। अभी वे वहां से चलने की तैयारी कर ही रहे थे कि समीप ही कहीं कदमों की आहट सुनकर वे चौंक उठे। उन्होंने इधर उधर नजर घुमाई तो पाया कि प्रोफेसर भार्गव उधर ही आ रहे थे। उनके साथ उनके सहायक नहीं थे। प्रोफेसर भार्गव बच्चों की उपस्थिति को नजरअंदाज करते हुए एक चट्टान पर खड़े हो गए। उन्होंने अपना लाइटर निकालकर सिगार सुलगाया और उसके कश लेते हुए वे किले के नदी वाले हिस्से को गौर से देखने लगे। प्रोफेसर को हमारी इस खोज की भनक भी नहीं लगनी चाहिए और ना ही हमें किसी और से इसकी चर्चा करनी है, वरना हमारा काम और भी कठिन हो जाएगा, विजय ने अजय सुनीता को फुसफुसाकर कहा। दोनों ने अनुमोदन से सिर हिलाया। फिर तीनों वहां से उठकर घर की ओर चल पड़े। उन्होंने प्रोफेसर से कोई बात नहीं की। दोपहर के भोजन के बाद कुछ देर आराम करने के बाद शाम को विजय ने जगजीत को भेजकर कस्बे की दुकान से एक टॉर्च व उसके सेल मंगवाए। एक टॉर्च सुनीता के पास पहले से ही मौजूद थी। रात के भोजन के दौरान अजय के चाचा चाची से थोड़ी देर इधर उधर की चर्चा के बाद विजय अजय अपने कमरे में चले आए। थोड़ी देर बाद सुनीता के भी इधर आ जाने के बाद विजय ने वे टॉर्च निकाले। फिर उसने एक मजबूत पारदर्शक प्लास्टिक की पन्नी के अंदर टॉर्च रखकर पन्नी को उस पर बांध दिया। फिर सावधानी के तौर पर उसने कुछ और पन्नियां उस पर लपेट दी। ऐसे ही उसने दूसरी टॉर्च के साथ भी किया। लो, हो गई तैयार हमारी वाटरप्रूफ टॉर्च है, विजय उत्साह से बोला। क्या ये पानी में काम करेगी? अजय ने शंका जाहिर की। विजय ने एक बाल्टी में पानी लेकर उसमें टॉर्च डुबो दी और उन्हें पन्नी से निकाले बिना टॉर्च का स्विच ऑन किया तो टॉर्च जल उठी। दोनों टॉर्चें पानी के अंदर अपनी रोशनी बिखेरने लगी। अरे वाह! अजय सुनीता खुशी से भरकर बोले। कल हमें ऐसे कपड़े पहनकर सुरंग में जाना होगा जिसमें कृत्रिम रेशों की मात्रा अधिक हो, ताकि उनमें पानी का असर कम हो और वे जल्दी सूख जाएं, विजय बोला। फिर वो उन्हें सुरंग की स्थिति, उसकी गहराई, दूरी आदि के विषय में समझाने लगा। सारी तैयारियां पूरी करके वे इस चर्चा में लीन हो गए कि सुरंग में क्या होगा, वो कहां निकलती होगी। कहीं वो सुरंग राजा कनकपाल के खजाने की ओर तो नहीं जाती। ये विचार उन्हें बार बार रोमांचित कर रहा था। इन्हीं विचारों में घिरे देर रात गए उनकी आंख लगी।